हेलो एवरीवन। आज हम जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन और इसके स्कोप पर चर्चा करेंगे और इनके स्कूलों के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस या नेचर ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। तो थोड़ा हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। तो क्या होता है कि जो ये सोसाइटी है इसमें मानव के जो आचरण होते हैं, जो ह्यूमन कंडक्ट होता है, उस वो उचित व्यवहार कैसे करें, इसके लिए कंट्रोल रखना ज़रूरी है। जैसे हम घर पे रहते हैं तो हमारा अपना एक बिहेवियर होता है, ऐसे ही जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो सोसाइटी में भी हमारा एक बिहेवियर होता है। तो वो बिहेवियर करेक्ट बिहेवियर हो, तो उसके लिए हम, ताकि हम दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सकें या हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए ये व्यवस्था या ये सिस्टम का निर्माण किया गया है। तो लॉ एक ऐसा माध्यम है, लॉ एक ऐसा मीडियम है जिससे कि आप किसी स्टेट में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाकर ह्यूमन्स नेचर को, आप उनके व्यवहारों को कंट्रोल रख सकते हैं और पीस और लॉ एंड ऑर्डर को आप उस स्टेट में बनाकर रख सकते हैं। तो लॉ जो है वो ह्यूमन लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि उसके जो जितने भी नेचर है, बिहेवियर है या उसकी जो एक्टिविटीज़ है, उस पर वो कंट्रोल रखता है कि हमें सोसाइटी में कैसे परफॉर्म करना है। इसी संबंध में जो विधि शास्त्र है या जो जूरिस्प्रूडेंस है, वो आपको इसकी डेफिनेशन देता है, इसके नेचर के बारे में बताता है और इसके क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो ये एक फ़िलॉसफी और सोशल साइंस है। नेक्स्ट हम पॉइंट लेते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक पूर्व रोमन काल है, प्री रोमन पीरियड, दूसरा है रोमन काल, रोमन पीरियड, और तीसरा उत्तर रोमन काल, पोस्ट रोमन पीरियड। तो जो प्री रोमन पीरियड है उसमें ये कहा गया कि जो मनुष्य की जो बौद्धिक क्षमता है, जो मेंटल एबिलिटी है, उसका प्रारंभिक अवस्था ऐसी है कि वो एक साथ बहुत सारे विज्ञानों का अध्ययन कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल है एरिस्टोल, जिसने बहुत फिज़िक्स का अध्ययन किया, नीति शास्त्र, है ना, यूनिवर्सल फिलॉसफी। तो इस तरीके से उन्होंने इसका अध्ययन किया, विविध विज्ञानों का, अलग अलग तरीके का। ऐसे ही यूनानी जो तर्कशास्त्री थे, ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने भी विज्ञान में से विधि के संबंध में पूरी बात बताने में वो असफल रहे, उन्होंने पूरी चीज़ों को समझाई नहीं। तो पूर्व रोमन काल हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग पीरियड ऑफ द लॉ इज़ वेरी गुड फॉर जूरिस्प्रूडेंस, बट यहाँ पर अभी चर्चा ही चल रही थी कि मेंटल एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग किस तरीके से काम करती है। तो इस संबंध में अब हम रोमन काल की बात करते हैं। तो रोमन काल यानी कि रोमन पीरियड की जब हम बात करते हैं तो ये जूरिस्प्रूडेंशिया जो शब्द है उसको लाने का सबसे पहला श्रेय जाता है रोमन के लोगों को। तो रोम में लैटिन भाषा प्रचलित थी, तो जो जिसका अर्थ होता था जूरिस। जूरिस शब्द का अर्थ है विधि यानी लॉ, प्रूडेंशिया का अर्थ है ज्ञान यानी नॉलेज। तो हम ये कहें कि रोमन काल से ही जूरिस्प्रूडेंशिया या कानून के विज्ञान, ज्ञान का, नॉलेज का प्रादुर्भाव हुआ है या स्टार्टिंग हुई है। अब हम बात करते हैं पोस्ट रोमन पीरियड की, यानी कि उत्तर रोमन काल। उत्तर रोमन काल ये कहता है कि इसमें जो मेन विचारक थे वो थे सेंट थॉमस एक्विनस। तो इन्होंने जो कंसेप्ट दिया कि जो विधि शास्त्र है, जो जूरिस्प्रूडेंस है, ये धर्म दर्शन की एक शाखा है। उनके जो विचार थे उसमें नेचुरल लॉ और डिवाइन लॉ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो उन्होंने कहा कि 4 तरीके से आप लॉ को, 4 टाइप से आप डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो आपका ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड लॉ होता है, दूसरा आपका डिवाइन लॉ होता है, थर्ड आपका जो आपकी धार्मिक पुस्तकों में लिखा होता है वो एक लॉ होता है, और एक नेचुरल लॉ होता है। तो इन्होंने लॉ को डिवाइड किया था। अब हम बात करते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस वर्ड आया कहाँ से। जूरिस्प्रूडेंस इज़ अ लैटिन वर्ड
इट मीन्स नॉलेज इन लॉ। तो यदि हम इसको डिवाइड करते हैं दो भागों में कि जूरिस्प्रूडेंशिया क्या है, तो जूरिस्प्रूडेंशिया, जूरिस मीन्स लॉ, प्रूडेंशिया मीन्स एप्लीकेशन। तो इसका अर्थ ये है। दूसरी बात ये होती है कि हम इसको साइंस ऑफ लॉ भी कहते हैं। मोइले ने कहा है कि जो विधि शास्त्र है उसका कोई अंतिम लक्ष्य वही होता है जो किसी अन्य विज्ञान का है। तो इसी तरह जिस तरह हम विज्ञान में कोई भी चीज़ का सिस्टमेटिक अध्ययन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ऐसे ही विधि शास्त्र में जो हम लॉ प्रिंसिपल्स हैं उनका सिस्टमेटिक क्रम से अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। अब इट्स मीनिंग की हम बात करते हैं, तो इसकी जो मीनिंग है, jurisprudence is a study on which the real principle are based. It is a study of various of law, social function of law, purpose of law, law and logic. तो इसको यदि हम देखेंगे तो हम सालमंड ने इस संबंध में क्या कहा है। सालमंड ने कहा है कि विधि शास्त्र जूरिस्प्रूडेंस को आप दो प्रकार से समझ सकते हैं। यदि हम इसको बहुत विस्तार करते हैं तो विधि शास्त्र से जो अर्थ निकल कर आता है वो है साइंस ऑफ सिविल लॉ, जिसका अर्थ होता है कि जो भी विधिक सिद्धांत हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन, यानी उनको आप सीक्वेंस वाइज पढ़िए, किस तरीके से उनका डेवलपमेंट हुआ है। सिविल लॉ से क्या मतलब है कि सिविल लॉ उस विशेष लॉ को कहते हैं जो किसी देश के द्वारा कोई भी कंट्री अपने सिटीजन्स के लिए लागू करती है, वो उस देश का सिविल लॉ होता है। जैसे उस देश के नागरिक हैं या उस देश के न्यायालय अधिवक्ता सभी उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं, उसको मैंडेटरी है उसको मानना। तो सिविल लॉ का अर्थ ये होता है कि जब कोई देश, कोई कंट्री अपने नागरिकों के, निवासियों के लिए वो लॉ लागू करती है, तो वो लॉ जो है वो न्यायालयों के लिए, नागरिकों के लिए, सबके लिए मान्य है। इस प्रकार जो हम देखते हैं कि साइमंड ने विधि शास्त्र को विधियों का विज्ञान कहा है। तो सालमंड के अनुसार यदि हम डिवाइड कर रहे हैं तो सिविल लॉ को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। पहला है लीगल एक्सपोजिशन, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो भी उस काल में या उस टाइम पर जो भी विधि थी या विधि की जो विषय वस्तु थी उसका जो अध्ययन किया जाता है वो लीगल एक्सपोजिशन या विधिक प्रतिपादन में किया जाता है। सेकेंडरी उन्होंने सिविल लॉ को बांटा है लीगल हिस्ट्री, वैधानिक इतिहास। तो वैधानिक इतिहास में ये होता है कि आपने किस तरीके से विधि प्रणाली को, जो विधि सिस्टम है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इसका वर्णन उसमें लीगल हिस्ट्री में मिलेगा। फिर आता है साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, विधायन विज्ञान। तो इसका उद्देश्य होता है कि किस तरीके से लॉ जो है वो कैसा होना चाहिए, इस पर ये काम करता है। तो साइंस ऑफ लेजिस्लेशन की लॉ कैसा होना चाहिए। इसके अलावा अल्पियन ने भी डाइजेस्ट बुक में विधि शास्त्र को परिभाषित किया है कि विधि शास्त्र जो है वो साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट है, यानी वो उचित एवं अनुचित का विज्ञान है। और सिसरो ने कहा है कि ये ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है, यानी फिलॉसफी, नॉलेज ऑफ फिलॉसफी। तो हम इसको, इसकी ये मीनिंग है जिसको हम सालमंड, सिसरो, अल्पियन के अनुसार हमने समझा। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है डेफिनेशन बाय जूरिस्ट। इसमें जीसी ग्रे के अनुसार विधि शास्त्र क्या है। विधि शास्त्र लॉ ऑफ साइंस है, और यदि हम इसको कहें कि ये विधि का विज्ञान है, इसके अंदर क्या होता है, कोर्ट द्वारा जो लॉ या रूलिंग है या जो नियम बनाए हुए व्यवस्थित नियम हैं उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा हमारे सर हॉलैंड की परिभाषा है। सर हॉलैंड ने कहा है कि विधि शास्त्र जो है वो फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है, यानी एक व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए कि कैसा, कैसी विधि होनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, किस तरीके से उनके रूल्स होने चाहिए। क्योंकि कोई भी लॉ बनता है वो हमारी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए बनता है, और यदि सोसाइटी को उससे बेटरमेंट नहीं मिल रहा है तो ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए, ये हमारा ऑरा होना चाहिए कि अब वो लॉ किस तरीके से लागू किया जाए
कि वो सोसाइटी के लिए बेटरमेंट के रूप में काम करे। सालमंड की डेफिनेशन विधि शास्त्र के संबंध में। सालमंड ने कहा है कि विधि शास्त्र जो है वो साइंस ऑफ सिविल लॉ है। तो सिविल लॉ का मीनिंग क्या है? सिविल लॉ को ये मीनिंग को उन्होंने 3 रूपों में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में। एक तो पहला है कि विधिक प्रतिपादन, लीगल एक्सपोजिशन, जिसके अंतर्गत कि भाई उस काल विशेष में प्रचलित वास्तविक विधि की विषय वस्तु क्या थी, यानी उस ऑरा में या उस टाइम पीरियड पे जो भी लॉ था उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था। वैधानिक इतिहास की हम बात करते हैं तो लीगल हिस्ट्री की इसके अंतर्गत हम उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे कि जिसमें ऐतिहासिक कार्यवाही कि उस समय हिस्टोरिकल जो प्रोसीडिंग थी, यानी विधि प्रणाली का जो सिस्टम था जिसको आज वर्तमान अवस्था प्राप्त हुई है, जैसे कर व्यवस्था। मान लीजिए कि मुग़ल काल में कर व्यवस्था कैसी थी, आज वर्तमान में टैक्सेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, तो इंडिया की बात कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से ये प्रणाली उस मुग़ल काल से लेकर आज वर्तमान युग में विकसित हुई, इसका अध्ययन हम लीगल हिस्ट्री में करते हैं। विधायन विज्ञान, साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, इसका उद्देश्य होता है कि विधि किस प्रकार होनी चाहिए, उसकी ड्राफ्टिंग जैसी वह है। जैसे आज की डेट में साइबर क्राइम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आज हमारे पास जो साइबर लॉ हैं क्या वो सफिशिएंट हैं, और क्या उनका होना और उनके किस तरीके से वो अप्लाई किए जाएंगे वो इम्पॉर्टेंट है। तो अ, आज जो विधि का रूप है, क्या वो विधि का जो रूप दिया गया है क्या वो आज की अभी की सोसाइटी के लिए सफिशिएंट है, वो सही एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं, ये साइंस ऑफ लेजिस्लेशन कहलाता है। अब सालमंड ने इसको उन्होंने कहा कि विधि शास्त्र जो भी जूरिस्प्रूडेंस का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत कंजस्टेड, मतलब कम है। तो नागरिक विधि जो है, जो सिविल लॉ है, ये सभी सिद्धांतों का विज्ञान है। तो उनका मूलभूत आशय क्या था कि सिद्धांत कि देश के नागरिकों की जो देश के नागरिकों के लिए जो विधि होती है, सिविल लॉ उसका मेन आधार स्तंभ है, बेसिक, कि उस देश के नागरिक जो लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल किया जाता है, जो उन फॉलो करते हैं वो उनके लिए एक बेसिक मेथड है। तो इस हम ये देखते हैं कि सालमंड ने किसी विधि शास्त्र में विधि विशेष का अध्ययन नहीं किया है। उन्होंने जो आधारभूत सिद्धांत हैं, जो जिनके कारण वो उत्पन्न हुए हैं, जो कार्य कारण उत्पन्न हुए हैं कि ये लॉ क्यों जन्म लिया। जैसे आज हम देखते हैं कि जो जितने भी लॉज हैं, जैसे महिलाओं से रिलेटेड अधिकार हैं, तो उनमें महिलाओं से रिलेटेड चाहे एजुकेशन हो, चाहे इक्वालिटी राइट की बात हो रही हो उनसे रिलेटेड, चाहे उनके प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट्स की बात हो रही हो, सब में अब उनकी भागीदारी होने लगी है। तो यानी जो भी विधि डेवलप हुई है उसके पीछे कॉज ऑफ एक्शन क्या था, उसका सिस्टमेटिक अध्ययन किया जाता है, ऐसा सालमंड का कहना है। सालमंड ने अपने जो लीगल एक्सपोजिशन, लीगल हिस्ट्री और साइंस ऑफ लेजिस्लेशन, जो उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को सिविल लॉ कहा है, उसको जो समझाया है वो इस रूप में समझाया है। एक हमारी डेफिनेशन दी गई है जॉन ऑस्टिन के द्वारा, जिन्होंने बोला है कि जनरल जूरिस्प्रूडेंस एंड पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। तो जनरल जूरिस्प्रूडेंस मीन्स कि जो सभी पर ही लागू हो रहा है, और पर्टिकुलर की पर्टिकुलर उसी संबंध में वो लागू हो रहा है। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक सब पर लागू होने वाला सामान्य लॉ और एक किसी विशेष परिस्थिति में लागू होने वाले या विशेष क्षेत्र के लिए लागू होने वाले विशेष लॉ। तो इस तरीके से उन्होंने उसको 2 भागों में डिवाइड किया है, जनरल जूरिस्प्रूडेंस एंड पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। अब हम बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। कंटेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस या एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस या स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? तो सबसे पहले आता है सोर्सेज। तो द वेरी बेसिक feature of our legal system are found in its sources, nature and working of legal system, topics such as custom, legislation, precedent,
एज सोर्स ऑफ लॉ। तो सोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो जो लॉ है वो किन सोर्सेस से बना, तो सबसे पहले तो आपका कस्टम है, जो रीति रिवाज हैं जो आगे चलकर लॉ बन गए। जैसे हमारे पर्सनल लॉ है, लेजिस्लेशन विधायिका है, विधायिका के द्वारा, लेजिस्लेशन के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ बनते हैं। प्रेसिडेंट, पूर्व न्यायिक निर्णय, जो न्यायालय के अपेक्स कोर्ट के जो पूर्व निर्णय होते हैं वो लॉ के सोर्स होते हैं। उनसे जो रूलिंग आती है, जो फाइंडिंग आती है, वो इसके सोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है लीगल कंसेप्ट। लीगल कंसेप्ट मतलब विधिक सिद्धांत। तो हम इसको एनालिसिस ऑफ वेरियस लीगल कंसेप्ट सच एज राइट्स, ऑनरशिप, पोजेशन, नेग्लिजेंस एक्ट। तो ये जितने भी स्वामित्व के बारे में हो, कब्जे के बारे में हो, उपेक्षा के बारे में हो, ये सारे जो कंसेप्ट हैं ये लीगल कंसेप्ट कहलाते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या होगी, इसका डिस्कशन इन जूरिस्प्रूडेंस होता है। लीगल थ्योरी की बात करते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज लीगल थ्योरी। ये इसका बेसिक पार्ट है। इट इज़ इसको हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर लॉ एग्जिस्ट करता है फंक्शनल और सोसाइटी में, और किस तरीके से फ़िलॉसफी है, क्या उसके रिलीजन है, क्या पॉलिटिक्स है, तो ये इस तरीके से उसके साथ समन्वयन बनाता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है। तो ये हम कह सकते हैं इट इज़ कंसर्न्ड विद द वे law exists and the way it function in society, वो किस तरीके से फंक्शन करता है सोसाइटी में। तो कंटेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, स्रोत के द्वारा, सोर्सेज के द्वारा, लीगल कंसेप्ट इसके अंतर्गत हम समझते हैं, विधिक सिद्धांतों को, थ्योरियों को इसके अंतर्गत हम लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस एंड अदर सोशल साइंसेस के बारे में, कि उसका अदर सामाजिक उनसे क्या रिलेशन है। तो जूरिस्प्रूडेंस है जो वो क्लोज इंटर रिलेटेड है विद अदर सोशल साइंस से, क्योंकि ये बिहेवियर की बात करता है, ह्यूमन बिहेवियर की बात करता है। इसी पर डीन रास्कोपाउंड ने अपनी एक थ्योरी दी है जिसे सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी कहते हैं। ये पॉइंट आउट करती है कि जो विधि शास्त्र है वो किस तरह इथिक्स पर, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिक्स से किस तरह संबंधित है, कैसे वो फंक्शनिंग करता है, किस तरीके से उसके उनसे रिलेशन है। मतलब जूरिस्प्रूडेंस एंड हिस्ट्री, जूरिस्प्रूडेंस इन साइकोलॉजी, जूरिस्प्रूडेंस इन इकोनॉमिक्स, जूरिस्प्रूडेंस एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस। अब जो नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं, जूरिस्प्रूडेंस एंड हिस्ट्री, मतलब विधि शास्त्र और इतिहास का क्या संबंध है। देयर इज़ अ क्लोज इंटर रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड जूरिस्प्रूडेंस। कैसे? हिस्ट्री में जैसे हम पास्ट में इवेंट्स पे प्रॉपर स्टडी करते हैं कि किस तरीके से इनमें हम बोलना चाहिए कि इतिहास में क्या परिवर्तन हुए, किस तरीके से इतिहास रचा गया और कंट्री में कैसे इम्प्रूवमेंट आए। इसी तरह हम जब जुरिस की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो उसमें ऐतिहासिक प्रगति क्या हुई है, कैसे ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक, यानी उसमें एनालिटिकल तरीके से किस प्रकार उन्होंने उसको समझाया है। तो इम्पॉर्टेंट टू स्टडी इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, उसकी क्या हिस्ट्री रही है। तो ये एक चीज़ आती है। फिर दूसरी चीज़ आती है कि वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है इसका, कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में नॉलेज, पर्टिकुलर आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं उसमें किस तरीके का आप नॉलेज के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो विधि शास्त्र जो है उसको सालमंड ने भी 3 भागों में डिवाइड किया था कि ये एनालिटिकल, हिस्टोरिकल और इथिकल। तो इस पहलुओं से ये इम्पॉर्टेंट है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो विधि के जो संबंध है वो राज्य के प्रति विधि के संबंध को महत्व ना देकर सामाजिक प्रथाओं या कस्टम को अधिक महत्व देते हैं। हिस्टोरिकल विधि शास्त्र में ये एक बात निकल कर आती है। तो कहीं ना कहीं इतिहास से उसका कोरिलेशन है।
jurisprudence and psychology. Jurisprudence, विधि शास्त्र और मनोविज्ञान. Psychology is a branch of knowledge and is concerned with working of human brain. ये human brain से संबंधित है and human behavior particular. किस तरीके से व्यक्ति अपना व्यवहार करता है. तो jurisprudence and law are mainly concerned with human action. तो जो विधि शास्त्र है और जो विधि है वो भी मुख्यतः देखा जाए तो ह्यूमन एक्शन कैसा है, मानवीय व्यवहार कैसा है, उसी से संबंधित है. और वो कोई भी व्यक्ति एक्शन करेगा तो पहले वो विचार करेगा उसकी ह्यूमन माइंड में, उसका मतलब ह्यूमन माइंड से कैसे वो कंट्रोल करता है, कैसे अपने एक्शन को करता है. तो ये इंटर रिलेशन बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड साइकोलॉजी आर इजीली अंडरस्टूड. These branch of psychology plays an important role in the study of criminology and penology. ये बहुत ही सीधी सी बात है कि आप यदि किसी ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो लॉ में उसकी स्टडी किस पार्ट में होगी. तो क्रिमिनोलॉजी, अपराध शास्त्र, पीनोलॉजी जो शाखा है उस पर ये बहुत ज़्यादा फोकस होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन डीलिंग विथ साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल एंड ऑफेंडर्स. तो जो भी व्यक्ति अपराध करता है, किस परिस्थिति में उसने अपराध किया, उसकी क्या मनोवृत्ति रही होगी, क्या इंटेंशन रहा होगा. तो ये सारी चीज़ें क्रिमिनल्स और ऑफेंडर्स के बैकग्राउंड्स वगैरह भी देखे जाते हैं. तो दिस इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्रिमिनोलॉजी एंड पीनोलॉजी इन द साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल्स एंड ऑफेंड. अब हम बात करते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस एंड इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं. तो इकोनॉमिक्स जैसे अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र किसका विज्ञान कि क्या बताता है. अर्थशास्त्र से आपको क्या समझ में आता है किसी भी चीज़ इकोनॉमिकल पोजीशन के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, किसी भी कंट्री की, किसी भी व्यक्ति की क्या आर्थिक स्थिति है, किस तरीके से मैनेज होती है. तो इकोनॉमिक इज़ अ साइंस ऑफ मनी बोल सकते हैं एंड वेल्थ. एंड जूरिस्प्रूडेंस इज़ द साइंस ऑफ लॉ की जो मतलब वेरी क्लोज है किससे, इकोनॉमिक्स से. इकोनॉमिक्स डील विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फॉर सेटिस्फाइंग द वांट्स ऑफ द पीपल. तो जिस तरह इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, वो प्रोडक्शन पर, निर्माण पे, वितरण पर और धन पर, सबको सेटिस्फेक्शन के लिए, पीपल्स में सेटिस्फेक्शन रहे, संतुष्टि रहे, उस पर कार्य करता है. दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम्स लॉ रिलेटेड और टू बैंकिंग कंपनीज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ये सारे जो एक्ट्स हैं ये टू रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन, है ना. बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, ये सारे जो सेक्टर हैं. तो इसलिए ये इकोनॉमिक्स और जूरिस्प्रूडेंस आपस में संबंधित हैं. The ultimate aim of economics as well as jurisprudence is to improve the standard of life of the people for welfare of the community to a uh, as a whole. And laws and acts are मतलब इस पूरे जो इकोनॉमिक्स है, इसका जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है कि जो व्यक्ति हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना, इकोनॉमिकल वेलफेयर के लिए काम करना, उनका एक स्टैंडर्ड, उनके पास सारी सुविधाएं हों. तो उसका अल्टीमेट एम यही है जो इकोनॉमिक्स का है और जो जूरिस्प्रूडेंस का है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल फॉर वेलफेयर. नेक्स्ट स्लाइड आती है जूरिस्प्रूडेंस एंड पॉलिटिकल साइंस. विधि शास्त्र का राजनीतिक शास्त्र से क्या संबंध है. तो फ्रेडमैन ने कहा है कि जो विधि शास्त्र है वो एक पहलू उसका यदि मनोविज्ञान या फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है तो दूसरा पहलू उसका राजनीति शास्त्र से जुड़ा हुआ है. तो पॉलिटिकल साइंस डील्स विद the principal graving the government organization. State is political organized society which makes law for good governance of the people. तो
पॉलिटिक्स किसके बारे में बात करती है? सरकार के बारे में। कैसे सरकार, राज्य की सरकार सोसाइटी के लिए जो लॉ बनाती है वो एक अच्छे लॉ का निर्माण करे। पॉलिटिशियंस आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल फ्रॉम द लेजिस्लेटिव विच इज़ लॉ मेकिंग ऑर्गन्स आउट ऑफ गवर्नमेंट। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनीतिक होते हैं, उनको जनता के द्वारा चुना जाता है, पीपल्स उनको चुनते हैं, जो कि विधायिका के द्वारा उस गवर्नमेंट के लिए, उस गवर्नमेंट में रहकर लोगों के लिए उस लॉ बनाते हैं। तो जो विधायिका है वो एक विधि बनाने का पार्ट प्ले करती है। तो दिस एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड पॉलिटिकल साइंस। तो ये बिल्कुल क्लियरली है कि जो लॉ मेकिंग पावर है वो लेजिस्लेशन के पास है, और एक अच्छी गवर्नेंस या रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एक अच्छे लॉ और अच्छी सोसाइटी बन सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कहीं ना कहीं हम पॉलिटिक्स में इसका अध्ययन करते हैं कि एक अच्छी गवर्नमेंट का रोल क्या है, या किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स जनता के बीच से चुन कर आते हैं और वो लॉ मेकिंग की भूमिका निभाते हैं। तो ये इंटरकनेक्टेड है। एंड अकॉर्डिंग टू सम जूरिस्प्रूडेंस इज द मिक्सचर ऑफ हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। इन्हें कई जो जूरिस्ट हैं उनका ये मानना है कि ये एक इतिहास का, फिलॉसफी का, पॉलिटिक्स, इन सब का ये मिक्सचर है, मतलब इन सब से मिलकर बना है। तो क्यों? क्योंकि इसका जो सिस्टमैटिक जो जो ग्रोथ है, जो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो किसके लिए काम कर रही है? वो सोसाइटी के लिए काम कर रही है। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है उसका अदर लॉ से इसलिए रिलेशन होगा कि कोई भी सेक्टर जो ग्रो कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें लॉ एप्लीकेबल है, वो कहीं ना कहीं उसके साथ पैरेलल है। क्योंकि सोसाइटी में एक प्रैक्टिकल ग्रोथ के लिए ह्यूमन बिहेवियर की हम बात करते हैं, क्योंकि किसी भी सेक्टर की आप बात करेंगे तो वहाँ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन ब्रेन की बात आपकी आएगी। तो वहाँ पर उसको कंट्रोलिंग नेचर की बात आएगी, जहाँ पर लॉ की बात आएगी वहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस की इंक्लूड होगा। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।